तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर? हम लोगों ने ये देखा है कि लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं और उन लॉजिक एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बूलियन अलजेब्रा का। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे, लेकिन उसे मिनिमाइज करने का एक नया तरीका देखेंगे जिसे बोलते हैं के मैप या कार्नोफ मैप। ठीक है, तो मिनिमाइज करना क्यों जरूरी है, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जब लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं तो उसके अंदर लगने वाले लॉजिक गेट्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स मिनिमम होते हैं तो हमारी कॉस्टिंग भी क्या हो जाती है, मिनिमाइज। तो इसी वजह से हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और फिर बात ये आती, चलो मिनिमाइज कर रहे हो तो बूलियन अलजेब्रा से भी तो कर रहे थे, तो हमें अगले टॉपिक पे आने की क्या जरूरत पड़ी? तो अगले टॉपिक का हमारा नाम क्या आता है, कार्नोफ मैप या इन शॉर्ट के मैप। अब देखो जैसा नाम से पता चल रहा है ये एक मैप की तरह है, मैप हमेशा ग्राफिकल होता है, तो हम ये बोलते हैं के मैप इज अ ग्राफिकल टूल व्हिच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ हम ग्राफिकली काम करेंगे। वही बूलियन अलजेब्रा में क्या कर रहा था मैंने अलग अलग थ्योरम्स पढ़ रखी थी और उन थ्योरम्स के बेसिस पे मैं टर्म्स को क्लब कर रहा था, और टर्म्स को क्लब करने के बाद लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, उन टर्म्स को मैप करेंगे ग्राफिकल टूल पे, और मैप करने के बाद उनकी क्लबिंग हमारे लिए हो जाती है आसान। अब जैसा कि हमने बूलियन अलजेब्रा के अंदर देखा था, दो तरह के लॉजिक एक्सप्रेशन होते हैं, एसओपी और पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर भी मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो नॉर्मल एसओपी और एक कैनोनिकल एसओपी। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पीओएस और कैनोनिकल पीओएस। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है कि हर एक टर्म के अंदर सारे ही वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल टर्म के अंदर क्या होता है, नॉर्मल में कुछ वेरिएबल हर एक टर्म में से मिसिंग हो सकते हैं, ये चीज हमने देखा था। तो जब के मैप का यूज करते हैं तो के मैप का यूज दोनों एसओपी और पीओएस में किया जा सकता है, यानी यहाँ चाहो तो मिन टर्म्स की भी बात कर सकते हो और चाहे तो मैक्स टर्म्स के बारे में भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो जैसा बूलियन अलजेब्रा के अंदर देखा था, दो तरीके होते हैं, या तो लॉजिक एक्सप्रेशन को एज अ सम ऑफ मिन टर्म लिखते हैं या एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखते हैं। तो सेम दोनों चीजें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं के मैप के अंदर, सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, अब के मैप के अंदर क्या होता है, जैसे सबसे बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं एक सिंपल टू वेरिएबल के मैप से। देखो ज्यादातर जो के मैप वाली अप्रोच है वो 6 वेरिएबल तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, जबकि बूलियन अलजेब्रा की जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल पे लगा सकते हैं। के मैप में जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ते जाएंगे ये अप्रोच उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दो वेरिएबल से शुरू कर रहे हैं। अब दो वेरिएबल में देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल है ए बी, ठीक है, वाई। अब इनके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन को हम लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म का भी नाम देते हैं, M0, M1, M2, M3, या मैक्स टर्म में भी लिख सकते हो M0, M1, M2, M3। अब मैंने बताया था जब मिड टर्म लिखते हो तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट ऐसे लेना है कि 1 आना चाहिए। तो M0 क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट से 1 बनाना है, तो क्या लोगे, A बार B बार। M1 फिर मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, 0 वाले का कॉम्प्लीमेंट और 1 वाला एज इट इज, तो कॉम्प्लीमेंट A का लोगे A बार B। M2 0 वाले का कॉम्प्लीमेंट माने A B बार। M3 दोनों एज इट इज ले लोगे A B।
अब ऐसे मैक्स टर्म में मैंने क्या बताया था, सम ऐसा लिखना है कि सम जीरो आए। सम जीरो लाने के लिए वन वाले का कॉम्प्लीमेंट लेना था, तो यहाँ दोनों जीरो है, तो एज इट इज ए प्लस बी। फिर वन वाले का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए प्लस बी बार, फिर टू में ए बार प्लस बी, और थ्री में ए बार प्लस बी बार। और मैंने ये भी बताया था ये जो मैक्स टर्म होती है ये सिंपली मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट होती है। डी मॉर्गन लॉ से अगर देखो तो ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब बात है के मैप में हमें क्या करना है, जैसा मुझे पता चला दो वेरिएबल में चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो के मैप के अंदर चार सेल बनते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, ईच सेल इन अ के मैप, ईच सेल इन अ के मैप represents a या an input combination, represents an input combination and hence a minterm or a maxterm, and hence a minterm or a maxterm। तो क्या होता है, के मैप के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिन्हें सेल बोला जाता है, और हर सेल एक इनपुट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिसका मतलब या तो एक मिन टर्म को या एक मैक्स टर्म को। तो कितने स्क्वायर्स बनाने हैं भाई, चार कॉम्बिनेशन है ना। तो हम ये बोलते हैं इन n वेरिएबल के मैप कितने सेल्स होंगे, 2 की पावर n सेल्स, ठीक है, क्योंकि n वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 की पावर n। तो अब की बार हमें चार सेल बनाने हैं, तो देखो मैं कैसे बनाता हूं, एक बड़ा स्क्वायर बनाया और इसे चार छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। यहां हम लोग एक लाइन डिवीजन दिखा देते हैं। डिवीजन का मतलब ये है कि इधर a चल रहा है और इधर b चल रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ज्यादातर नीचे क्या करते हैं, नीचे की तरफ दिखाया जाता है MSB और ऊपर की तरफ दिखाया जाता है LSB। दिखाने के लिए तुम ऊपर भी MSB नीचे भी LSB दिखा सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जहां नीचे MSB आए और ऊपर LSB आए, ठीक है। MSB कौन सा वेरिएबल होगा, जो पहला वेरिएबल है वो होगा MSB और जो दूसरा वेरिएबल है वो होगा LSB, ठीक है। अब a की दो वैल्यूज हो सकती है 0 और 1, b की भी दो वैल्यू हो सकती है 0 और 1। 0 0 का मतलब है क्या हुआ डेसिमल में 0, 0 1 का मतलब डेसिमल 1, 1 0 का मतलब 2 और 1 1 का मतलब 3। तो ये चार डेसिमल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे यहां पे भी अगर लिखते, अगर यहां मैं डेसिमल लिख दूं तो 0 1 2 3, ये चार डेसिमल वैल्यू आ सकती है। तो एक टू वेरिएबल के मैप के अंदर हमारे पास चार डेसिमल वैल्यूज मैंने लिख दी है, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने जैसा बताया दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्सप्रेशन तुम्हें एसओपी लिखना है या फिर पीओएस। तो देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लो हमें ये दे रखा है 1 1 0 0, ये मैंने y दे दिया। अब y के अंदर देखो 1 कहां पे आ रहा है, 1 आ रहा है 0 वाले मिन टर्म पे और फर्स्ट वाले मिन टर्म पे। तो ऐसा लिख सकते हो ना, m0 प्लस m1। मैंने बोला था जब एसओपी लिखा जाता है तो ये देखा जाता है आउटपुट 1 कहां पे है, और जहां 1 है वो वाले मिन टर्म्स को हमेशा ऐड कर लिया जाएगा, यही बोला था। तो यहाँ 1 कहां पे है, 0 और 1 पे है, तो इन दोनों मिन टर्म्स को क्या कर लो, ऐड। अब देखो मिन टर्म 0 क्या लिखी थी अभी, a बार b बार, और मिन टर्म 1 क्या लिखी है, a बार b। जरा कॉमन ले इसमें से a बार, तो b प्लस b बार इक्वल टू a बार, ठीक है। अब यही अगर मैं मिन टर्म्स को मैप करता के मैप में, तो आउटपुट देखो 1 कहां पे है, डेसिमल वैल्यू 0 और डेसिमल वैल्यू 1 पे। यहां पे आउटपुट क्या है, 1 है, और बाकी दोनों जगह आउटपुट क्या है, 0 है। अब देखो क्या होता है कि
ये दो मिन टर्म्स को मैं कंबाइन कर रहा हूं, जैसा मैंने यहां लिखा है m0 प्लस m1। देखो दोनों मिन टर्म्स को कंबाइन होने के बाद क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या था, a बार, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, a बार। इसका मतलब ये हुआ when terms are combined common literal is taken। ठीक है, लिटरल मैंने बताया था हर वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एक लिटरल की तरह काउंट किया जाता है। तो यहाँ कितने लिटरल्स थे, दो लिटरल और दो लिटरल, कितने थे, 4। आउटपुट में कितने आए, 1। तो हमने नंबर ऑफ लिटरल्स को क्या कर दिया, रिड्यूस। दूसरी चीज समझो, यही चीज के मैप से कैसे होती, के मैप में ये दोनों 1 को अगर मैं क्लब करता, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो b तो 0 और 1 दोनों हो सकता है, लेकिन इन दोनों वंस में कॉमन है कि a की वैल्यू 0 ही है। इन दोनों वंस में अगर कॉमन टर्म देखो तो दोनों के लिए a क्या है, 0। और मैंने मिन टर्म में ऑब्जेक्टिव बताया था, मिन टर्म का ऑब्जेक्टिव होता है 0 को क्या करना है, 1। तो मैंने कॉमन देखा a 0 है, बट मिन टर्म के हिसाब से 0 को क्या करना पड़ता, 1। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, a बार। ठीक है, ये बात समझ आ गई, दोबारा समझो। दो वंस हैं जिन्हें जोड़ रहा हूं, इसमें b की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन कॉमन था a की वैल्यू 0। लेकिन मिन टर्म में 0 को हमेशा 1 करते हैं, इसलिए क्या आ गया, a बार। तो के मैप से सारी कैलकुलेशन बच जाती, डायरेक्ट मैं लिख सकता था a बार। ये तो बात हुई एसओपी की, ये सारी किसकी बात हुई, एसओपी। अब यही बात अगर पीओएस में करते, तो पीओएस के लिए मैंने ये बोला था हमेशा ये देखना कि लॉजिक एक्सप्रेशन 0 कहां हो रहा है। तो देखो 0 कहां हो रहा है, 2 और 3 पे। जिस जिस पॉइंट पे 0 होता है उन मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे, m2 m3। नहीं तो देखो मैंने एक और चीज बताई थी बूलियन अलजेब्रा के अंदर कि y अगर ऐसे लिखा है सिग्मा m01, तो अगर इसे पीओएस में लिखना है तो बची हुई मैक्स टर्म लिख दो। 0 1 के अलावा बचा क्या दो वेरिएबल में, 2 और 3। तो मैंने बताया था ना मिन टर्म से मैक्स टर्म या एसओपी से पीओएस कैसे जाते हैं। तो मिन टर्म में जो मिन टर्म्स प्रेजेंट है उनके अलावा की मैक्स टर्म्स को हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, तो हम आ जाएंगे एसओपी से पीओएस। अब कैपिटल M2 क्या है हमारा, a बार प्लस b, और M3 क्या है, a बार प्लस b बार। अब इन ब्रैकेट को अगर खोलोगे, a बार इंटू a बार, a बार, a बार इंटू b बार, a बार b बार, a बार b प्लस b b बार। b इंटू b बार क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। बाकी सेकंड और थर्ड टर्म में से a बार कॉमन ले लो, तो क्या बन गया ये, a बार प्लस a बार डॉट 1, जो कि आ जाएगा a बार। तो सेम आ रहा है एसओपी और पीओएस दोनों में। यही चीज के मैप से कैसे होती कि हमें अगर पीओएस लिखना है तो हमें किस पे ध्यान देना है, जीरोस पे। तो जीरोस को मैं कंबाइन करने की कोशिश करता, अगर मैं जीरोस को कंबाइन करने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है a की वैल्यू 1। और हमें पता है पीओएस के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है 1 को 0 बनाने का। तो अगर a इक्वल टू 1 कॉमन है, उसे 0 कैसे बनाओगे, उसे 0 बनाओगे उसका बार लेकर के। ठीक है, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ सकता है, a बार। तो जैसा हमने देखा बूलियन अलजेब्रा से एक ही चीज को डिराइव करने में ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, वही के मैप से ये चीज डायरेक्टली देख करके भी बोली जा सकती है। इसीलिए के मैप मेक्स ग्रुपिंग ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स इजियर। लेकिन अब बात यह आती है ग्रुपिंग की कैसे जाती है, कैसे मैं डिफाइन करूं ग्रुपिंग के रूल्स को। ठीक है, तो इसके बाद एक ऐसे हेडिंग बना के लिख लो, ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है माइंड के अंदर सबसे पहले, ये एडजेसेंट सेल क्या चीज होती है।
हमने बोला आजू बाजू वाले सेल्स को कंबाइन किया जा सकता है। अब ये आजू बाजू वाले सेल कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें लिखो two cells are said to be adjacent. Two cells are said to be adjacent if they lie at unit distance, which means only one bit changes from one cell to the other. Only one bit changes from one cell to the other. ठीक है, अब देखो एक 2 वेरिएबल वाले के मैप का ही एग्जांपल लेता हूं कि इसमें एडजेसेंट सेल का मतलब क्या होता है। देखो A B 0 1 0 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है जिसका डेसिमल वैल्यू 0 लिखा था, 0 1 आ रहा है जिसका डेसिमल वैल्यू 1 था, 1 0 माने 2 और 1 1 माने 3। तो अब इसमें एडजेसेंट सेल देखो कौन कौन से हैं। 0 और 1 के बीच में कितनी बिट चेंज हुई है? एक ही बिट चेंज हुई है, सेकंड वाली। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कहलाएंगे एडजेसेंट सेल। ऐसे देखो 2 और 3 में एक ही बिट चेंज हुई है, अगेन बी वाली, तो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट सेल। 1 और 3 में एक बिट चेंज हुई है, फर्स्ट वाली, तो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट सेल है। और ऐसे ही 0 0 और 1 0 में भी एक ही बिट चेंज हुई है, ए वाली, तो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ग्राफिकली एडजेसेंट सेल की बात करनी है तो दो स्क्वायर्स जिनके बीच में एक एज कॉमन होगा उन्हें बोलेंगे एडजेसेंट सेल। देखो 0 1 और 1 1 में ये लाइन कॉमन है ना, तो ये क्या है? एक स्क्वायर की साइड है। तो ऐसा बोल सकते हो जब दो स्क्वायर्स में एक साइड कॉमन हो जाए तो उन्हें क्या कह देते हैं? एडजेसेंट सेल। और कंबाइन हमेशा हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट सेल। जैसे यहां देखो 0 और 3 में कितनी बिट्स चेंज हो गई? 2 बिट्स, दोनों 0 क्या बन गए? 1। और इन दोनों स्क्वायर में देखो कोई साइड कॉमन है क्या? नहीं, तो दीज विल नॉट बी कॉल्ड एज एडजेसेंट सेल। अगर इन दोनों की बात करो तो ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों सेल को कंबाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ वही सेल कंबाइन हो सकते हैं जिनके बीच में एक साइड कॉमन हो या जिनके बीच में सिर्फ एक बिट का चेंज आए। अब बात यह आती है कंबाइन करना ही क्यों है। देखो कंबाइन करने से क्या हुआ, जैसे पहले लॉजिक एक्सप्रेशन में कितने लिटरल थे? 4, अब कितने रह गए? 1। ऐसे यहां कितने थे? 4, कितने रह गए? 1। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं सेल्स को कंबाइन करता हूं I can reduce the number of variable और I can reduce the number of literal। अब देखो यहां 2 वेरिएबल का के मैप था, 2 सेल को मैंने कंबाइन किया, कितने वेरिएबल रह गए? 1, डी तो गायब हो गया ना। 2 वेरिएबल के मैप में जब हमने कंबाइन किया तो एक ही वेरिएबल बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 सेल को जोड़ देने से कितने वेरिएबल गायब हो जाते हैं? एक वेरिएबल। अब ऐसे ही सोचो अगर एक के मैप ऐसा हो, ये मैंने डेसिमल वैल्यू लिख दी मिन टर्म मैक्स टर्म की। अगर एक फंक्शन ऐसा होता जहां चारों पे 1 होता, तो चारों पे अगर 1 होता तो तुम क्या कहते भाई? फंक्शन इज इक्वल टू चारों मिन टर्म्स इसमें ऐड हो रही है। हमने मिन टर्म की प्रॉपर्टी में एक खास बात देखी थी, सारी मिन टर्म्स का सम हमेशा क्या आता है? 1।
या एक के मैप अगर मैं ऐसा दे दूं, दूसरा एग्जांपल ये देखो, अगर एक के मैप मैं ऐसा दे दूं, ये डेसिमल वैल्यू में 0 1 2 3, जहां फंक्शन हर जगह 0 है, तो हमने ये बोला था फंक्शन को अगर पीओएस में लिखते हो तो जहां जहां 0 है उन मैक्स टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो। कहां कहां 0 है? 0 1 2 3, और हमें पता है सारी मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आता है? 0। अब इसका मतलब ये हुआ अगर 4 सेल कंबाइन हो रहे हैं, अगर 4 सेल कंबाइन हो रहे हैं तो लॉजिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं भाई? 0। ना ए आया ना बी आया, आंसर क्या आया? 1 या फिर 0। 2 सेल कंबाइन होने से बी गायब हो गया, या ये कह दो एक वेरिएबल गायब हो गया। और 4 सेल कंबाइन होने से कितने वेरिएबल गायब हो गए? दोनों वेरिएबल गायब हो गए। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करता हूं, 2 सेल से एक वेरिएबल गायब होगा, 4 सेल से 2 वेरिएबल गायब होंगे, ऐसी 8 सेल से कितने गायब होंगे? 3, 16 से कितने गायब होंगे? 4, 32 से कितने गायब होंगे? 5। कहने का मतलब जब 2 की पावर n बॉक्सेस को कंबाइन किया जाए या ग्रुप किया जाए तो कितने वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? n वेरिएबल्स को। तो ये स्टेटमेंट लिखो, when 2 to the power n adjacent cells are grouped, when 2 to the power n adjacent cells are grouped, then n variables are eliminated, then n variables are eliminated। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कितने वेरिएबल्स हम कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ग्रुपिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ 2 adjacent cells, a group of 2 adjacent cells is called as a pair, a group of 2 adjacent cells is called as a pair। next point, group of 4 adjacent cells is called as quad, group of 4 adjacent cells is called as quad, QUAD। next, group of 8 adjacent cells, group of 8 adjacent cells is called as octet, group of 8 adjacent cells is called as octet। ठीक है, तो इनको नाम भी दिया गया है, जैसे यहाँ तो 4 ही सेल है ना, तो 8 वाला भी दिमाग चकरा रहा होगा, 8 कैसे बोल रहा हूँ? सोचो 3 वेरिएबल होते, कितने कॉम्बिनेशन होते? 8। तो वहां स्क्वायर भी कितने बनते? 8। ठीक है, 4 वेरिएबल होंगे, कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 16। तो उसके के मैप में कितने सेल्स होंगे? 16। तो इसीलिए हम लोग 8 सेल्स के कॉम्बिनेशन तक नाम देते हैं ऑक्टेट। तो पेयर, क्वाड, ऑक्टेट। अब अच्छा, इसके बाद एक चीज और समझो, मैं ये चाहता हूं लॉजिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज होना चाहिए। सही बात है, मिनिमाइज होने का मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा लॉजिक एक्सप्रेशन मुझे मिलना चाहिए। छोटे का मतलब है उसके अंदर कम नंबर ऑफ वेरिएबल आने चाहिए, कम से कम वेरिएबल रहे। अब इसका मतलब है हम क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, और अभी मैंने बताया 2 की पावर n सेल्स को जोड़ करके कितने वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं? n। तो यानी 8 सेल को अगर जोड़ूंगा यानी ऑक्टेट बनाऊंगा तो कितने एलिमिनेट होंगे? 3। ऐसे क्वाड बनाऊंगा तो कितने होंगे? 2। और पेयर बनाऊंगा तो कितने होंगे? 1। अगर ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं मतलब ऑक्टेट बनाने की प्रायोरिटी क्वाड से ज्यादा है और क्वाड बनाने की प्रायोरिटी पेयर से ज्यादा है। इसलिए जब कभी के-मैप सॉल्व करते हो तो इस बात पे खासा ध्यान दोगे कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करने की कोशिश करो, नहीं हो पाता तो उससे छोटी ग्रुपिंग पे जाओ। तो जैसे पहले 16 कंबाइन करने की कोशिश करो, 16 नहीं मिलते तो 8 का ट्राई करो, 8 नहीं मिलते तो 4 का ट्राई करो, और 4 भी नहीं मिलते तो 2 का ट्राई करो। बट हमेशा शुरू किससे करोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स से,
और उसके बाद देखोगे कितने सेल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। जितना ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा उतने ही कम वेरिएबल आउटपुट के अंदर मिलते हैं। क्लियर है कि के मैप का यूज कैसे करना है? तो ये 2 वेरिएबल वाला क्लियर है। 2 वेरिएबल में 4 मिनटर्म्स हैं, एडजेसेंट सेल को कंबाइन कर सकते हो। एडजेसेंट सेल कौन से? जिनके बीच में एक साइड हमेशा कॉमन होती है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, फिर हम लोग के मैप पे फुल फ्लैजेडली जा सकते हैं या ये देख सकते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट लिखना, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन। अब इसमें एक पॉइंट लिखो, द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक एक्सप्रेशन, द आउटपुट of a logic expression can have 3 possible values, can have 3 possible values, 0, 1 and x. 0, 1 and x. x के ब्रैकेट में लिखना डोंट केयर, डोंट केयर। अब बात ये आती है, अभी तक हमने ये पढ़ा बाइनरी वेरिएबल की 2 ही वैल्यू होती हैं, 0 या 1। यहां मैंने बोला 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1 या x। अब ये x या डोंट केयर क्या चीज आ गई? ये तो नया टर्म सुन रहा हूं। तो डोंट केयर का मतलब ये होता है ऐसा इनपुट कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसके बारे में परवाह नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनपुट कॉम्बिनेशन कभी आ ही नहीं सकता। अगर वो इनपुट कॉम्बिनेशन कभी आ ही नहीं सकता तो उस पे आउटपुट 0 आएगा या 1 आएगा, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो डोंट केयर को 0 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, क्योंकि उस पे क्या आएगा ये मैटर नहीं करता। रीजन दैट इनपुट कॉम्बिनेशन कैन नेवर ऑकर। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा, डोंट केयर को फिर 0 माने या 1 माने, वो डिपेंड करता है लॉजिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज कैसे हो रहा है। अगर उसे 1 मान के एक बड़ी ग्रुपिंग बना सकते हो तो ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट हो सकते हैं, तो 1 मान लो। और उसे 1 मान करके अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स बनानी पड़ रही हैं तो क्या मान लो? 0। यानी उसे 1 सिर्फ तभी मानो जब वो कोई एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनवा पाए। अगर एक बड़ा कॉम्बिनेशन उसने बनवा दिया तो उससे मेरा लॉजिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? डोंट केयर का मतलब वो इनपुट कॉम्बिनेशन या वो मिन टर्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो उस पे आउटपुट 0 आए या 1 आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसे क्या दिखाता हूं? x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट तुम मानोगे क्या? वो डिपेंड करेगा क्या उसे इंक्लूड करने से ज्यादा बड़ी ग्रुपिंग बन पा रही है, और ज्यादा बड़ी ग्रुपिंग अगर बन पा रही है तो उसे 1 मान लो, अदरवाइज उसे एज इट इज छोड़ दो। उसे ग्रुपिंग में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे क्या मान लूंगा? 0। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 2 वेरिएबल की ही बात कर लेते हैं, f a b सिग्मा m 0 1, यानी मिन टर्म्स कौन कौन सी है? 0 और 1, प्लस डोंट केयर। डोंट केयर 2 ऐसे दिखाते हैं, यानी 2 वाली जो मिन टर्म है वो मेरे लिए डोंट केयर है। अब 2 वेरिएबल वाला के मैप बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ a, ये हुआ b, 0 1 0 1 0 1 2 3। अब 0 और 1 वाली मिन टर्म्स में 1 प्लेस कर दो और 2 वाली में डोंट केयर के लिए दिखा दो x। अब बात है कंबाइन करना है, तो देखो कंबाइनिंग इस तरह से बन सकती है कि 1 तो सारे इंक्लूड करने जरूरी है, सिंपल सी बात है, 1 को नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो बन सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब के मैप में ग्रुपिंग होती है
तो सारे वंस को कवर करना जरूरी है एसओपी में और सारे जीरोस को कवर करना जरूरी है पीओएस में। तो इसको भी एक पॉइंट बना के लिख लेना, all ones must be covered, all ones must be covered while deriving SOP expression, while deriving SOP expression, and all zeros must be covered, and all zeros must be covered while deriving POS expression, while deriving POS expression। अब देखो अगर इन दोनों को कवर करते हैं तो पहले वाली टर्म में कॉमन क्या है इन दोनों वंस में, A0, लेकिन मिड टर्म में जीरो को हमेशा 1 बनाते हैं तो A बार। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है B की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया B बार। लेकिन ये एक्सप्रेशन मिनिमाइज नहीं है, मिनिमाइज क्या होता, मिनिमाइज होता A बार, यानी इसको इंक्लूड मत करो। जब हमारे सारे वंस कवर हो गए तो डोंट केयर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, डोंट केयर को सिर्फ तब कंसीडर करना जब ये कोई बड़ा ग्रुप बनाने में मदद करे। अभी डोंट केयर को कंसीडर करके एक टर्म एडिशनल आ रही है और इसे अगर 0 मान लूं तो आंसर क्या आ जाता, A बार। तो इसका मतलब मिनिमाइज किसमें होगा, when don't care is assumed to be 0। तो अगर पेयर बन रहा है तो पेयर तो बन गया। अब डोंट केयर को कंसीडर तब करता जब ये इससे बड़ा पेयर बनवा पाती। देखो इसका मतलब कैसे, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, डोंट केयर हो जाती सपोज 2 और 3 दोनों, तब क्या होता, अगर दोनों ही डोंट केयर होते तो 0 1 2 3, ठीक है। अब 0 और 1 पे तो क्या प्लेस करोगे, 1, 2 और 3 पे क्या आएगा, डोंट केयर। अब देखो डोंट केयर को कंसीडर करके यहां पे पेयर से बड़ा क्या बना सकता हूं, क्वाड बना सकता हूं ना। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसे दोगे, पेयर को या क्वाड को? हम ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा देंगे क्वाड को, ये ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट करता है, तो फंक्शन हो जाएगा 1। देखो मैंने बताया ना, चारों को कंबाइन कर लेते हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। एसओपी के अंदर आंसर आ जाएगा 1, तो इसमें ना A बचा ना B। तो डोंट केयर को तभी कंसीडर करना जब वो एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग से ज्यादा बड़ी ग्रुपिंग बनाने में तुम्हारी मदद करे। पेयर तो बिना डोंट केयर के भी बन सकता है और पेयर यहां भी बन रहा है, तो डोंट केयर लेके कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ दोनों डोंट केयर को अगर 1 मान लूं तो ये क्या बन गया, क्वाड। तो डोंट केयर को तुम्हारी मर्जी है 0 मानो या 1, बट कुछ ऐसा मानो जिससे तुम्हारी ग्रुपिंग बड़ी हो सके। अच्छा देखो ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो जैसे M03 प्लस डोंट केयर 2 आ गए सपोज। अब इसका मतलब देखो क्या है, अगर इसको के मैप में दिखाओगे, अगर इसको के मैप में दिखाते हो तो देखो A B 0 1 0 1 0 1 2 3, तो 1 कहां प्लेस करोगे, 0 और 3 पे, और डोंट केयर 2। अब देखो ये दोनों 1 कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि 0 और 3 वाला सेल एडजेसेंट नहीं है, तो डायगोनली कभी भी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ग्रुपिंग करने के लिए दो स्क्वायर्स में एक ना एक साइड का कॉमन होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है यहां दोनों मिड टर्म तो कंबाइन नहीं हो पाती, तो अगर डोंट केयर को छोड़ दोगे तो क्या लिखोगे, M0 प्लस M3। M0 होती है A बार B बार और M3 होती है A, यानी ये क्या बन गया,
a x नॉट b, यही बन गया ना। तो m0 प्लस m3, तो मैंने कैसे हिसाब लगाया, देखो 0 में 0 0 तो दोनों का बार ले लिया, 3 में 1 1 तो दोनों एज इट इज आ गए। लेकिन अब अगर डोंट केयर को भी 1 मान लो तो ये काम भी तो हो सकता है। अब तो दो पेयर बन गए, दो पेयर बनने से पेयर कितने वेरिएबल को एलिमिनेट करता है, एक को। अब देखो क्या लिखोगे, f पहले वाला पेयर देखो, पहले वाले पेयर में कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 माने b बार। नीचे वाले पेयर में कॉमन क्या है, a की वैल्यू 1, तो ये हो गया प्लस a। यहां कितने लिटरल आए, 4, यहां कितने आए, 2, तो यहां है 2 लिटरल्स और इधर है 4 लिटरल्स। तो मिनिमाइज कौन से वाला है, सेकंड वाला। तो यही मैं बोल रहा हूं, डोंट केयर का यूज तब करो जब वो तुम्हें उससे छोटा एक्सप्रेशन दिलवा पाए, जब उसे इग्नोर करने से जो एक्सप्रेशन आता है। अगर उसे इग्नोर करने से जो एक्सप्रेशन आ रहा है उससे छोटा एक्सप्रेशन निकाल सकते हो कंसीडर करके, तो उसे कंसीडर कर लेना 1, और अगर नहीं जरूरत है तो उसे क्या मान के चलोगे, 0। अपनी मर्जी से हर जगह डोंट केयर को 1 लेने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आ गई। तो डोंट केयर क्या बताता है, एक ऐसा इनपुट का कॉम्बिनेशन जो कभी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मुझे उस पे क्या आउटपुट आता है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस पे आउटपुट 0 आए या 1 आए, मेरे लिए क्या है, डोंट केयर। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के मैप क्लियर है। 2 वेरिएबल का ऐसे देखो कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल का बूलियन बहुत आसान होता है। तो ये तो तुम बूलियन से भी सॉल्व कर सकते हो 2 वेरिएबल, तो इसके लिए के मैप बनाने की ऐसा जरूरत पड़ती नहीं। तो ज्यादा क्रिटिकल होता है जब ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल होते हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स में के मैप थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। 3 या 4 वेरिएबल है, उसे देख के सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसे के मैप से सॉल्व करना आसान है एज कंपेयर टू बूलियन, ठीक है। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप। अब 3 वेरिएबल में कैसा फंक्शन होगा, 3 वेरिएबल का होगा a b और c। इसमें पहली बिट को हम बोल देते हैं MSB पहले वेरिएबल को, और दूसरे वेरिएबल को बोल देते हैं LSB। अब 3 वेरिएबल में या 3 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 मिन टर्म या 8 मैक्स टर्म्स, यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। इसका मतलब है 8 सेल्स इन के मैप। अब देखो जैसे पिछली बार मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था जिसमें 2 रोज थी और 2 कॉलम थे, इस बार ऐसा नहीं कर पाओगे कि बराबर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में इसे तोड़ पाओ, क्योंकि 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या था, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था 2 की पावर 2, तो 2 रोज और 2 कॉलम। तो 8 को हमें तोड़ना पड़ेगा 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, या तो 4 रोज लो या 4 कॉलम लो। तो देखो कैसे तोड़ोगे, अगर 4 कॉलम लेते हो तो के मैप कैसा बनाओगे, मुझे 8 सेल बनाने हैं, तो A B। अब हमें क्या पता है, एडजेसेंट सेल्स वो होते हैं जिसमें एक बिट चेंज हो बस, ठीक है। और कहीं याद आ रहा है ऐसा देखा हो कि लगातार सिर्फ एक ही बिट चेंज हो, ऐसा और कहां हमने बात की थी, ऐसी बात हमने पहले की थी किसके अंदर, ग्रे कोड के अंदर। तो जब के मैप में मैं ये बोल रहा हूं एडजेसेंट सेल्स में एक ही बिट चेंज होती है, इसका मतलब है के मैप विल मेक यूज ऑफ ग्रे कोड। तो देखो बीसी के कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो मैंने किसका यूज किया यहां पे, ग्रे कोड, because in adjacent cells only one bit should change, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डेसिमल वैल्यू लिखते हैं, 0 0 0 की डेसिमल वैल्यू क्या है, 0,
001 की 1, ये MSB है, ये ध्यान रखना। 011 3, 010 2, 100 4, 101 5, 111 7, 110 6। ठीक है। और ग्रे कोड की सीक्वेंसिंग कैसे चलती है ना, इस तरह से। अगर कभी ग्रे कोड लिखने आता हो, के मैप अच्छे से पता है तो ऐसे लिख सकते हो। तो 3 बिट का ग्रे कोड क्या होता है? 0 1 3 2 6 7 5 4। तो मैंने ग्रे कोड ऐसे ही याद कर रखा है, 2 बिट या 3 बिट में कभी भी लिखना है तो के मैप से मिल जाता है, क्योंकि के मैप किस पे बेस्ड है? ग्रे कोड पे। और देखो हर बार क्या है, बाइनरी टू डेसिमल मत जाना, इसके अंदर की जो डेसिमल एंट्रीज है ये याद रहनी चाहिए। अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता कि 4 रोज ले लेते और 2 कॉलम। ऐसे ले लेते, तो यहां 4 रोज है तो 2 वेरिएबल है, ए बी और सी। ए बी में क्या यूज होगा? ग्रे कोड। और सी हो गया 0 या 1। 0 0 0 क्या आया? 0 0 0 1 1, 0 1 0 2, 0 1 1 3, 1 1 0 6, 1 1 1 7, 1 0 0 4, 1 0 1 5। ठीक है, तो ऐसे भी चल सकते हो। लेकिन इसमें जो ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है, जो हर जगह देखने मिलता है, वो ये फर्स्ट वाला। तो वेरिएबल्स को तुम कहीं भी प्लेस कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कौन से वेरिएबल को एमएसबी की तरह ट्रीट करना और कौन से वेरिएबल को एलएसबी की तरह। बट के मैप का स्ट्रक्चर क्लियर है, तो अंदर की डेसिमल एंट्रीज याद रखो 0 1 3 2 और नीचे 4 5 7 6। तो जब के मैप का स्ट्रक्चर क्लियर है, इसके आगे का प्रोसेस तो मैंने 2 वेरिएबल में भी समझाया। क्या करना है? एसओपी के लिए उन वैल्यूज पे 1 पुट करो जहां पे तुम्हारा आउटपुट 1 आ रहा है, और पीओएस के लिए किसे मैप करो? पीओएस के लिए उन वैल्यूज पे 0 पुट करो जहां आउटपुट हमारा 0 आता है। तो एसओपी के लिए क्या देखना है? आउटपुट की वैल्यू 1 कब होती है, और पीओएस के लिए क्या देखना है? आउटपुट की वैल्यू 0 कब आती है। ये बात क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं एसओपी और पीओएस के अंदर। और फिर हमें क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है, और हमेशा कोशिश ये करनी है कि ग्रुपिंग हाईएस्ट ऑर्डर की बने। यहां मैक्सिमम कितने सेल्स को क्लब कर सकते हो? 8 है तो 8 ही को कर सकता हूं, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऑक्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्टेट है, उसके नीचे क्या है? क्वाड, और उसके नीचे क्या है? पेयर। तो शुरुआत हमेशा कोशिश करोगे कि ऑक्टेट बना पाओ, या 8 सेल क्या हो पाए? जुड़ पाए। 8 सेल को जोड़ने के लिए या तो 8 में 1 होना चाहिए, 8 में 0, तभी तो जोड़ पाओगे। भाई मिन टर्म्स में कौन से सेल जोड़ोगे जिनमें 1 1 आ रहा है? मैं कह रहा हूं 8 को जोड़ना है, तो 8 में क्या होना चाहिए? 1। मैक्स टर्म में कौन से जोड़ते हो जिनमें 0 0 आ रहा है? मैं कह रहा हूं 8 को जोड़ना है, तो 8 में क्या होना चाहिए? 0। तो अगर सभी सेल में 1 या 0 है, तो यहां क्या बन सकता है? ऑक्टेट। लेकिन अगर कुछ सेल में है तो ऑक्टेट तो गया, तब कोशिश किसकी करोगे? क्वाड की। और अगर क्वाड भी ना बन पाए तो किसकी कोशिश करोगे? पेयर। ठीक है। अब लेकिन देखो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, के मैप के अंदर एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एज रोल ऑफ। अब ये रोल ऑफ क्या चीज होती है? देखो ग्रे कोड मैंने बताया था साइक्लिक होता है, ये चीज मैंने बताई थी। इसका मतलब है ये वाला जो कॉलम है, 4th कॉलम है, और ये जो 1st कॉलम है, ये भी एडजेसेंट है, यानी ऐसा भी एक क्वाड बन सकता है। तो के मैप कभी भी लीनियर नहीं होता, के मैप सर्कुलर होता है। यानी जो के मैप मैंने सीधा बिछा रखा है, ये एक्चुअल में ऐसे सिलेंडर है। तो यानी ये जो 2 और 6 वाले किसके बगल में लग जाएंगे? 0 और 4 के। तो ये 0 और 4 के बाजू में लाई करते हैं, तो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट हैं। क्यों एडजेसेंट है? 1 0 और 0 0 में कितनी बिट चेंज हो रही है भाई? एक ही तो बिट चेंज हो रही है। एडजेसेंट सेल की डेफिनेशन क्या थी? 2 cells in which only 1 bit is different are said to be adjacent। तो ऐसे भी तो 0 और 2 एडजेसेंट है, 4 और 6 एडजेसेंट है, या 4th कॉलम इज एडजेसेंट टू द 1st कॉलम।
तो के मैप कभी भी लीनियर नहीं होता, के मैप हमेशा क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्यों है, क्योंकि ग्रे कोड इज अ साइक्लिक कोड या ग्रे कोड इज अ सर्कुलर कोड, जहां से शुरू होता है वो वहीं पे खत्म होता है। और के मैप में कौन सा कोड यूज कर रहे हैं, ग्रे कोड। तो कभी ऐसा मत सोचना कि 0 और 2 में अगर 1 1 लिखा है इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हो। दोनों के बीच में कितने बिट का चेंज है, सिर्फ 1 बिट का। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं 3 वेरिएबल के मैप के, तो उससे बहुत अच्छे से इसका क्लियर होगा कि 3 वेरिएबल के मैप के साथ कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो ट्राई करना खुद से बनाने की पहले किसी भी एग्जांपल को, और फिर आंसर टैली करना जो सॉल्यूशन मैं बताता हूं। तो पहला एग्जांपल है एफ ए बी सी सिग्मा एम 0 1 2 3। ठीक है, अब के मैप बनाते हैं पहले। तीन वेरिएबल में कितने सेल दिखाऊंगा, 8 सेल, 0 1 2 3 4 5 7 6। ठीक है, ए बी, एमएसबी नीचे और बाकी की 2 बिट ऊपर। अब किस किस में 1 प्लेस करना है, 0 1 2 3। यहां दिखा दो 0 1 0 0 0 1। अब देखो ऑक्टेट तो बन नहीं सकता क्योंकि आठों में तो 1 नहीं है ना। और कौन सी फॉर्म में पूछ रहा हूं, एसओपी, क्योंकि सिग्मा में दिया है माने सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जब 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता तो किसका ट्राई करें, 4 का। क्या 4 कंबाइन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये चारों एडजेसेंट सेल्स हैं, तो ये 4 कंबाइन हो सकते हैं। अब इन चारों में देखो 4 जब कंबाइन कर रहे हो तो कितने वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, 2। 3 में से 2 गए तो बचेगा कितना, 1। नहीं तो ऐसा देखो इन चारों में कॉमन क्या है, ये चारों एक ही रो में लाई कर रहे हैं, तो कॉमन क्या है, a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। तो क्या आएगा, a बार। नहीं तो देखो बहुत बार क्या करते हैं ना, इस चीज को और आसान करने के लिए यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, 0 माने a बार, 1 माने a, 0 0 माने b बार c बार, b बार c, b c, b c बार, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा लिखने से क्या होगा, डायरेक्टली तुम्हें ये पता चल जाएगा कौन सा वेरिएबल कॉमन है। अगर कॉमन वेरिएबल दिख ही गया तो डायरेक्टली उसको लिख दो। तो जो 0 और 1 है इसके बेसिस पे मिन टर्म लिख ली जाती है, और मिन टर्म से हमें मालूम चल जाता है कौन सा वेरिएबल कॉमन है। ठीक है, अगला एग्जांपल है एफ ए बी सी सिग्मा एम 1 3 6 7। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं 8 सेल बनाऊंगा, ये हुआ A, ये हुआ B, 0 1 3 2 4 5 7 6। अब हमें 1 कहां प्लेस करना है, 1 3 7 6। अब देखो पहले ऑक्टेट बनाने की कोशिश करो, आठों कंबाइन हो सकते हैं क्या, आठों कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि आठों में 1 है ही नहीं। फिर क्वाड देखो, क्या 4 कभी एक साथ आ रहे हैं, स्क्वायर बन पा रहा है, नहीं। तो क्या बनाना पड़ेगा मजबूरन, पेयर। तो देखो ये दो का एक पेयर हो गया, पहले यहां प्लेस कर लो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, और फिर वेरिएबल भी लिख देता हूं, a बार a, b बार c बार, b बार c, b c, b c बार। अब ये वाला एक पेयर बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, और चाहो तो एक पेयर ये भी बन सकता है। लेकिन जब सारे 1 कवर हो गए तो एक और पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पेयर हमें एक प्रोडक्ट टर्म देकर के जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा पेयर लेने से मेरी टर्म्स बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही।
तो कभी भी जरूरत से ज्यादा मत बनाओ, जब सारे वेरिएबल या सारे वन कवर हो जाएं तो वहां पे रुक जाना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इस वाले का रिजल्ट क्या आएगा, देखो पहला पेयर, पहले पेयर में कॉमन क्या है, ए बार, और कॉलम में क्या कॉमन है, बी बार सी, और बीसी में सी कॉमन है, तो ए बार सी। नीचे आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, और ऊपर से क्या कॉमन है, बीसी और बीसी बार में बी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर 0 1 के ऊपर वेरिएबल लिख लेते हो तो वेरिएबल लिख के और मेहनत बच जाती है, डायरेक्टली हम क्या देख सकते हैं कि कौन से लिटरल कॉमन आ रहे हैं। अब ऐसे ही अगला लेते हैं एग्जांपल, सिग्मा m 1 3 5 6 7। अगेन वीडियो को पॉज करते हुए पहले एक बार ट्राई करो। अब मैं K-मैप बना रहा हूं, ठीक है, सारे नंबर मार्क कर दिए। तो इसके पास मैं वेरिएबल भी लिख लेता हूं, ठीक है। अब मुझे 1 कहां कहां प्लेस करना है, 1 3 5 6 7। ठीक है, अब ऑक्टेट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्यों, आठों में 1 या आठों में 0 नहीं है। तो क्या ट्राई करें, क्वाड का या स्क्वायर का, ये बन गया एक क्वाड। अब इसके अलावा कोई क्वाड बन सकता है क्या, नहीं, बट एक 1 अभी छूट गया, एक 1 को तो कवर नहीं किया ना, छठे वाले को, तो छठे वाले को कवर करने के लिए क्या बना लो, एक पेयर। अब देखो फंक्शन लिखता हूं, अब ये चारों 1 में कॉमन क्या है, देखो ए बार और ए तो कॉमन नहीं है, ऊपर से क्या कॉमन है, बी बार सी, और बीसी में से सी। नीचे वाले में देखो ए कॉमन है और ऊपर से बीसी और बीसी बार में से बी कॉमन है, तो सी प्लस ए। ठीक है, तो तुम्हें क्या देखना है, रोज में क्या कॉमन है और कॉलम्स में क्या कॉमन है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेयरिंग बना लेते। अब एक काम करता हूं, हर क्वेश्चन के लिए ना एक बड़ा सा K-मैप बना के रख लेता हूं, सभी क्वेश्चन उसी में ट्राई करने की, तो बार बार ये जो K-मैप बनाने का टाइम है ये हम लोग अपना मिनिमाइज कर लेते हैं। जीरो 1 3 2 4 5 7 6। जीरो 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल भी लिख लेता हूं साथ में, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। अब देखो अगला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सिग्मा m 0 2 3 4 6। ठीक है, अब देखें जरा 1 कहां कहां प्लेस करना है, 0 3 2 4 और 6। अब देखो ऑक्टेट तो बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो आठों में 1 है ना ही आठों में 0 है। क्या ट्राई करें, क्वाड। यहां कोई क्वाड दिख रहा है, डायरेक्ट देखने से तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, मैंने क्या बताया था कि पहला और चौथा कॉलम हमेशा एडजेसेंट होते हैं, तो ये क्वाड बन सकता है। जब ये K-मैप गोल घूम के आगे और पीछे जुड़ेगा तो ये चारों 1 क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, ये क्वाड। इसी को क्या बोला था अभी, रोल ऑफ। तो K-मैप में पहला और आखिरी कॉलम क्या होते हैं, एडजेसेंट। 4 1s कवर हो गए, कितना बचा, एक को कैसे कवर कर लो, इस तरह से। ठीक है,
अब बताओ जरा एक्सप्रेशन, पहले इसमें देखो रो में कुछ कॉमन है क्या, ए बार और ए कॉमन नहीं है। कॉलम में देखो पहले और चौथे कॉलम में कॉमन क्या है, बी बार सी बार और बी सी बार, कॉमन क्या है सी बार। अब इस पेयर में आ जाओ, इसमें रो में क्या कॉमन है ए बार, कॉलम में क्या कॉमन है बीसी और बीसी बार में से बी, तो ए बार बी, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अगर क्वाड नहीं भी दिखे तो ये भी चेक जरूर करना क्या पहले और आखिरी कॉलम की मदद से हमारा कोई क्वाड बन सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूं डोंट केयर वाला। ठीक है, तो अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसके अंदर डोंट केयर गिवन हो। सिग्मा m 0167 प्लस डोंट केयर 345। अब देखो इसको पहले के मैप में ट्राई करो प्लॉट करने का, एक बार वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना। तो देखो सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो 1 कहां कहां प्लेस करना है, 0 1 6 और 7 में, और डोंट केयर क्या क्या है 3 4 5। अब देखो अगर 2 में भी डोंट केयर या 1 आ जाता तो आठों को कंबाइन करके ऑक्टेट बना देता, लेकिन 2 में कुछ ना आने की वजह से ये क्या रह गया, इसके अंदर ऑक्टेट नहीं बन पाएगा। तो अगली कोशिश क्वाड की होगी, क्वाड के लिए ट्राई करें जरा, देखो जरा ये एक क्वाड बन सकता है, इसमें मेरे 2 वंस कवर हो गए। अब इसके बाद 2 वन बचे, उनको पेयर से कवर कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वाड भी तो बना सकते हो। हमेशा क्या कोशिश करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल की, सारे वन कवर हो गए, आगे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी गलती मत कर देना कि ये वाला क्वाड भी बना लो, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास टर्म ऐड हो रही है, फायदा कुछ नहीं हो रहा। डोंट केयर का यूज सिर्फ उतना करें जिसमें कि बड़ी कपलिंग बन पाए, बचे हुए डोंट केयर को ऐसे ही छोड़ दें, वो जरूरी नहीं हर डोंट केयर को कवर किया जाए। अब पहला देखो क्वाड, पहले क्वाड में रो में तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉलम में देखो बी बार सी बार और बी बार सी में से बी बार कॉमन है। नीचे वाला देखो, नीचे में कॉलम में कुछ कॉमन नहीं है, चारों आ गए क्योंकि, लेकिन रो में क्या कॉमन है ए, तो ये आंसर क्या हो गया ए प्लस बी बार। अब ऐसे ही देखो अगर एक क्वेश्चन में पीओएस का दे दूं, ये तो एसओपी वाले हैं ना सारे, पीओएस में क्या होता है, मैं टर्म्स तुम्हें दे रहा हूं 0 1 2 3 4 और 7, ये दे दिया। अब पीओएस में क्या करना पड़ता है, देखो चेंज, इसी के मैप पे देखते हैं पीओएस के अंदर हमारा चेंज क्या होता है। पीओएस के अंदर मैक्स टर्म्स की बात की जाती है। ठीक बात है, तो मैक्स टर्म 0 की क्या होती है, मैक्स टर्म में हमेशा कोशिश होती है 0 बनाने की, तो 0 है तो एज इट इज लिखो, 1 है तो क्या ले लो कॉम्प्लीमेंट, 0 है तो एज इट इज लिखो, 1 है तो क्या ले लो कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों 1 है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट, पहले वाला 1 है तो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऊपर जो मैं पहले मिड टर्म लिख रहा था मैंने ऊपर क्या लिख दिया मैक्स टर्म। अब पीओएस में देखना होता है फंक्शन 0 कहां पे है, 0 कहां पे, 0 1 2 3 4 7, 0 1 2 3 4 7। अब
अब इन जीरोस को क्लब करना है। देखो ऊपर वाली 4 जीरो चली जाएंगी एक क्वाड में, ये चारों जीरो चली गई है क्वाड के अंदर। अब बची क्या, 2 जीरो बची। क्या एक और क्वाड बन सकता है? एक और क्वाड नहीं बन पा रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक पेयर और एक पेयर यहां पे। अब ऐसा मत कह देना कि पहला और तीसरा कॉलम एडजेसेंट होते हैं तो इसका क्वाड बना लो। कॉलम जो एडजेसेंट होते हैं सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ होते हैं, क्योंकि के मैप को हम लोग रोल कर देते हैं। अब देखो पहले वाले इसके अंदर बताओ मुझे, पहले वाले क्वाड के अंदर कॉमन क्या है, एक कॉमन है। कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि चारों कॉलम आ रहे हैं ए, और ये ध्यान रखना पीओएस है, तो आप किस में लिखोगे, प्रोडक्ट में ए प्लस मत लिखना, ए डॉट। इस पेयर में देखो क्या कॉमन है, रो वाइज तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इनका कॉलम सेम है। कॉलम क्या है, बी प्लस सी। तीसरे में आ जाओ, इन दोनों में ए और ए बार तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, कॉलम है। कॉलम क्या है, बी बार प्लस सी बार। ये क्या बन गया, पीओएस। तो हमेशा कॉमन देखना है, बट पीओएस में ये ध्यान रखो हर एक टर्म को सम की तरह ट्रीट करके उन सभी सम का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और एसओपी में हर एक टर्म को मिन टर्म लिखोगे और उन मिन टर्म्स का सम लिखा जाएगा, ठीक है। और हमेशा पहली कोशिश क्या होगी, पहली कोशिश होगी ऑक्टेट बनाने की 3 वेरिएबल में, और ऑक्टेट ना बन पाए तो किस पे जाओगे, क्वाड पे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल तक क्लियर है। ऐसे ही जब हम 4 वेरिएबल पे जाते हैं तो कितने सेल बनेंगे, 16। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 बाय 4 का, तो इसका मतलब है वहां 4 रो और 4 कॉलम बनाना अच्छा है, रेदर देन 8 into 2 या 2 into 8 करूं, है ना। उससे बेटर क्या है, ज्यादा कंसाइज है 4 into 4। और वहां किसकी पॉसिबिलिटी बनती है, 16 के कॉम्बिनेशन की। तो 16 कब कंबाइन होंगे, 16 के 16 में या तो 1 हो या तो 0, वरना शुरू कहां से करोगे, वहां ऑक्टेट से। तो सभी में 1 या 0 है तो 16 का कॉम्बिनेशन बना दो, और वरना अगर नहीं है तो पहले 8 का ट्राई करो, फिर 4 का और फिर 2 का। तो ये जो 4 वेरिएबल वाला के मैप है और इसके आगे 5 वेरिएबल वाला के मैप आता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक ये जो एडजेसेंट सेल ग्रुपिंग ये सारे कंसेप्ट बताए हैं, इस पे कुछ के मैप अपनी तरफ से बना लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, बट ऐसा मत करना 7 से ऊपर ले लो, 0 से 7 के बीच में। पीओएस और एसओपी ट्राई कर लो, और सबसे बढ़िया देखो काम क्या करो, ये जो क्वेश्चन मैंने एसओपी पे कराए हैं इन्हें पीओएस में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, देखो जब एसओपी में 0 1 2 3 आ रहे हैं तो पीओएस में क्या आएंगे, 4 5 6 7, ऐसे आ जाएगा। अब इसका पीओएस निकालने का ट्राई करो, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो जो एसओपी पे हुए हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर लो, पीओएस में। और एक बार ट्राई करो, 3 वेरिएबल तक का के मैप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन गेट में आएगा वो 4 वेरिएबल से आएगा, बट 3 तक का कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो 4 वेरिएबल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 4 वेरिएबल बहुत आसानी से कर जाओगे। लेकिन उसके लिए 3 तक का पहले कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये एसओपी वालों को पीओएस में कन्वर्ट कर लेना, आंसर निकाल लेना, तभी नेक्स्ट वीडियो पे जाना, ताकि 4 वेरिएबल बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, 4 और 5 वेरिएबल के मैप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।